हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं पवन मुरल एक बार फिर आप सभी का जेएसवी भगवती कोचिंग सेंटर में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। टॉपिक आज हमारा शुरुआत रहेगी, यानी कि आज हमारी लगभग इस ऑनलाइन क्लास में आज हमारी पहली क्लास है और टॉपिक हमारा हिस्ट्री का है। और टॉपिक रहेगा लगभग हमारा हिस्ट्री के जो लास्ट पार्ट है, बिल्कुल मॉडर्न हिस्ट्री के बिल्कुल लास्ट पार्ट जो हमारे बचे हुए थे। तो उनसे पहले अभी आपकी क्लास जो होगी बाकी हिस्ट्री की बाद में करा देंगे, लेकिन अभी जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो लास्ट टॉपिक है हिस्ट्री का बदला। इसके बाद में सिर्फ 3 लेक्चर होंगे और उस 3 लेक्चर के बाद में हमारी हिस्ट्री खत्म हो जाएगी और हिस्ट्री फिर एक बार शुरू से रिवाइज करेंगे। तो तब तक आज हमारा टॉपिक चल रहा है, टॉपिक है हमारा सुभाष चंद्र बोस। और इन्हें हम बिल्कुल एक कहानी के रूप में पढ़ेंगे। देखिए, जीएस याद करना बड़ी मुश्किल होती है, बहुत लोगों की परेशानी है कि गुरुजी आज याद करते हैं कल भूल जाते हैं, आज याद जीएस रहती है कल भूल जाते हैं। अगर मन से कोई चीज याद की जाए तो मुझे लगता है शायद जीएस आप ना भूल पाओ। हमारी बचपन की देखी हुई कोई भी मूवी आज याद है क्योंकि उसे हमने एक फिल्म की तरह देखा है, हमने उसे एक कहानी की तरह सुना है। बचपन में सुनाई गई दादा की, ताऊ जी की, चाचा, मामा, फूफी, उनकी कहानी हमें याद है, लेकिन हम जीएस भूल जाते हैं। तो आज हम जो जीएस भी पढ़ेंगे वो भी एक कहानी के रूप में ही पढ़ेंगे। और टॉपिक हमारा जो रहेगा वो टॉपिक है हमारा सुभाष चंद्र बोस। और सुभाष चंद्र बोस और दूसरा टॉपिक रहेगा आजाद हिंद फौज। उम्मीद करता हूं कि जो हमारे पेपर हैं, चाहे कोई सा भी पेपर हो, यूपी पुलिस का हो, और अभी 27 जनवरी 2020 में जो पेपर आपका हुआ था, माफी चाहता हूँ 19 में हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन आजाद हिंद फौज से आया था। अगर हमें कहानी आती तो गारंटी की बात मैं आपको बता सकता हूँ कि आप उस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करोगे। और अगर आप डायरेक्टली फैक्ट याद करोगे तो फैक्ट आपके आज याद रहेंगे, कल आप फैक्ट भूल सकते हो, क्योंकि सिंगल लाइन क्वेश्चन आप याद करोगे तो फैक्ट भूल सकते हो। तो सबसे पहली बात हम शुरुआत करेंगे सुभाष चंद्र बोस से और खत्म करेंगे, लास्ट टॉपिक रहेगा आजाद हिंद फौज का। दोनों का संबंध एक से आता है। कई बार ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि बताइए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी, और हम आंसर सुभाष चंद्र बोस दे देते हैं, जबकि वो आंसर गलत हो जाता है। जबकि वास्तविकता ये थी कि सुभाष चंद्र बोस ने न करके कैप्टन मोहन सिंह व रास बिहारी बोस ने मिलकर इसकी स्थापना की थी। और 1943 के बाद आजाद हिंद फौज को सुभाष चंद्र बोस ने संभाला था। तो पहले जो शुरुआत करते हैं, आज सुभाष चंद्र बोस जी की कहानी शुरुआत करते हैं। कहानी के तौर पे ही आपको इस तरीके से बताऊंगा कि उम्मीद करता हूं कि आज जिस तरीके से आप कहानी याद करोगे तो भविष्य में जिंदगी में आप ये कहानी कभी ना भूलो। सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1897 को कटक में हुआ था, और कटक पड़ता है उड़ीसा में। एक बंगाली परिवार में इनका जन्म हुआ। ये एक क्वेश्चन और मैं आपको साथ के साथ बता दूं, यहाँ एक जगह पड़ती है कटक और एक पड़ती है अटक। अटक पड़ता है पाकिस्तान में और कटक पड़ता है उड़ीसा में। मराठों के एक पेशवा ने कहा था कि हम मराठों के झंडे को कटक से अटक तक फहरा देंगे। यूपीएससी ने एक बार क्वेश्चन पूछ लिया है कि बताइए किस पेशवा ने यह कहा था कि हम मराठों का विस्तार कटक से अटक तक फहरा देंगे, यानी कि हम इसका विस्तार, अपने मराठे साम्राज्य का विस्तार लेके कटक से, यानी कि उड़ीसा से लेकर पाकिस्तान तक। तो आप ये याद रखेंगे कि कटक से अटक तक। हमें सिर्फ इतना याद रखना है कि इनका जन्म 23 जनवरी 1897 को एक बंगाली परिवार में हुआ, कटक में हुआ। आपसे पूछ सकता है कटक कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। यहीं पर चावल अनुसंधान संस्थान भी है। एक क्वेश्चन हमारा ये क्लियर हो गया। दूसरा ये क्लियर हो गया कि कटक से अटक तक पेशवा जी ने कहा था। तीसरी बात ये क्लियर हो गया कि किसने कहा था, ये कौन पेशवा था? तो बालाजी विश्वनाथ ने। उन्होंने कहा था कि हम मराठों का विस्तार कटक से अटक तक कर देंगे, यानी कि उड़ीसा से लेकर पाकिस्तान तक हम मराठों का विस्तार कर देंगे। अब सुभाष चंद्र बोस जी में फिर दोबारा लौट के वापस आते हैं। अब 1920 में जिस तरीके से आज हिंदुस्तान की सबसे बड़ी परीक्षा कराई जाती है आईएएस की, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस, तो उसी समय एक परीक्षा हुआ करती थी। 1920 तक एक परीक्षा थी जिसका नाम था आईसीएस। तो 1920 में जब आईसीएस की परीक्षा हुई तो सुभाष चंद्र बोस जी परीक्षा में बैठे और ऑल ओवर इंडिया इन्होंने तीसरी रैंक प्राप्त करी, लेकिन अपनी रैंक से सेटिस्फाइड थे, नौकरी नहीं की और कुछ समय पश्चात ही नौकरी छोड़ी। और छोड़ने के बाद इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और 1920 से लेकर और 1939 तक, देखो बिल्कुल एक कहानी के रूप में याद करो। जन्म हुआ 1897 में, कटक में हुआ, कटक उड़ीसा में पड़ता है, बंगाली परिवार में जन्म हुआ। बिल्कुल कहानी बनी हमारी। इसके बाद में हुआ क्या कि कटक से अटक, ये क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ से अलग था, मैंने आपको बता दिया। 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करी, ऑल इंडिया तीसरी रैंक प्राप्त करी, नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद में 1920 से लेकर 1939 तक इन्होंने कांग्रेस में एक सदस्य के रूप में काम किया, और मैं कह सकता हूं कि कांग्रेस में एक मैन लीडर के रूप में काम किया। और 1938 में, यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताए मुझे।
1938 में सुभाष चंद्र बोस जी ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए चुनाव लड़ा और सम्मेलन था हरिपुरा सम्मेलन, और जब चुनाव लड़ा तो उस चुनाव में इनकी जीत हुई। 1938 में हरिपुरा सम्मेलन में जीते। 1939 में इन्होंने दोबारा चुनाव लड़ा। इस बार गांधी लोगों के कहने पर कि गांधी जी आप चुनाव लड़िए, तो गांधी जी खुद खड़े ना होकर गांधी जी ने अपना एक चेला खड़ा कर दिया चुनाव में, जिस चेले का नाम था पट्टाभी सीतारामैया। ये बात सन 1939 की है। त्रिपुरी अधिवेशन हुआ 1939 में। 38 में ये जीते थे। 39 में दोबारा चुनाव लड़ा। चुनाव लड़ने के बाद में हुआ क्या कि इनके सामने गांधी जी का एक चेला लड़ा, जिस चेले का नाम था पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया। अब होता क्या है, गांधी जी का चेला हार गया और जीत गए सुभाष चंद्र बोस। इस बात से गांधी जी बड़े नाखुश हुए। जब गांधी जी नाखुश हुए तो इस बात से फिर दुख हुआ सुभाष चंद्र बोस को भी कि मेरे कारण एक भारत के बुजुर्ग नेता दुखी हैं, परेशान हैं। तो उन्होंने क्या करा, कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। तो जब इस्तीफा दे दिया, अब एक ही समय में दोबारा तो चुनाव कराए नहीं जा सकते। इसी समय पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष नियुक्त किया। 1939 में चुनाव हुआ त्रिपुरी सम्मेलन, तो इसमें गांधी जी खुद न लड़के, गांधी जी ने अपना चेला खड़ा किया। चेले का नाम था पट्टाभी सीतारामैया। जब पट्टाभी सीतारामैया खड़ा किया, लेकिन गांधी जी का चेला हार गया। गांधी जी बड़े दुखी हुए। गांधी जी को परेशान देख सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और पार्टी छोड़कर चले गए। अब एक ही समय में, एक ही महीने में दोबारा चुनाव तो नहीं कराए जा सकते, तो अध्यक्ष पद के लिए उसी समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कांग्रेस का अध्यक्ष बना दिया गया। ये सवाल यूपी पुलिस ने इसी बार पूछा है कि बताइए, सुभाष चंद्र बोस के इस्तीफे के बाद तुरंत बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे नॉमिनेट किया गया था या किसे बनाया गया था? तो वो ध्यान रखना, राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। अब कांग्रेस के अध्यक्ष पद के बाद हुआ क्या, सुभाष चंद्र बोस जी 1939 में एक अपना कांग्रेस जैसा ही संगठन बनाते हैं। 1939 में मैंने अभी आपको क्लास शुरू करने से पहले बताया था कि 1897 में इनका जन्म हुआ। 1920 में इन्होंने आईसीएस की परीक्षा पास करी और 1920 में ही नौकरी छोड़ी, और 1920 से लेकर 1939 तक इन्होंने कांग्रेस के, मैं कह सकता हूँ, एक सदस्य के रूप में काम किया। 1939 में अब कांग्रेस भी छोड़ दी। तो देखो, अपने अपने जैसे जीवन में आगे चल रहे हैं, हर चीज छोड़ते चल रहे हैं। यहाँ पे आईसीएस छोड़ा, यहाँ पे कांग्रेस छोड़ी, और 1939 में ही इन्होंने एक छोटी पार्टी बनाई या छोटा सा एक संगठन बनाया जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। अगर आप में से कोई भी यूपी पुलिस की तैयारी कर रहा हो तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहाँ से क्वेश्चन पक्का पूछ सकता है कि बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई थी और किसने की थी। ये क्वेश्चन एक बार नहीं, कम से कम पेपर में 10 बार मैंने आता देखा है कि बताइए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी और कब की थी। तो आंसर आपने याद रखना है, 1939 में की थी, सुभाष चंद्र बोस ने की थी। अब 1940 में होता क्या है, सुभाष चंद्र बोस सन टू सन बिल्कुल याद कीजिए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करी। 1939 के बाद में गांधी जी थोड़े से और लोकप्रिय हुए, माफी चाहूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी थोड़े से और लोकप्रिय हुए, और सुभाष चंद्र बोस जी ने जर्मनी और जापान का सहयोग लेना शुरू किया भारत की आजादी के लिए। दरअसल में एक कंडीशन और घट चुकी थी, उसी समय सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो चुका था 1939 में। अब एक तरफ जापान खड़ा है और जापान और जर्मनी का सहयोग जो मिल रहा है वो सुभाष चंद्र बोस जी को मिल रहा है। इस बात का पता ब्रिटिश साम्राज्य को पता पड़ जाता है या ब्रिटिश अधिकारियों को पता पड़ जाता है कि सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी के लिए जर्मनी और जापान का सहयोग मांग रहे हैं। जबकि बात यह थी कि 1942 में यहाँ तक भी क्रिप्स मिशन जब भारत आया था, मैंने आपको बताया था, तो भारत के बड़े बड़े लीडर ने साफ कर दिया था कि भारत द्वितीय विश्व युद्ध में किसी का भी सहयोग नहीं करेगा। लेकिन 1939-40 में ही सुभाष चंद्र बोस जी जर्मनी और जापान का सहयोग मांग रहे हैं। अब इस बात का पता लग जाता ब्रिटिश साम्राज्य के, ब्रिटिश के कुछ अधिकारियों को, तो उन्होंने अपने गुप्तचरों से सुभाष चंद्र बोस को खत्म करने के लिए बोल दिया कि सुभाष चंद्र बोस जहां भी मिले उनकी हत्या कर दी जाए। उन्हें फांसी नहीं देनी, कुछ नहीं करनी, बस ये है कि जहां भी वो मिल जाए उनकी हत्या कर दी जाए। इस बात का पता जब सुभाष चंद्र बोस जी को पता पड़ा तो वो भेष बदलकर सन 1941 में भारत से निकल गए और जर्मनी जा पहुंचे। जब जर्मनी पहुंचे तो जर्मनी की सेना में जाकर इन्होंने एक छोटी सी इंडियन टुकड़ी बनाई, इसे सेना बोल सकता हूं, और बाद में हिटलर के सहयोग से ये जापान चले गए। तो अब एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट आता है यहाँ से, कौन सा? एक तो ये कि हिटलर के सहयोग से सुभाष चंद्र बोस जी किस देश में गए? तो जापान में गए। और सबसे पहले वो अपना देश छोड़कर किस देश में गए? जापान, जर्मनी में गए। जर्मनी और जापान दोनों का ही सहयोग मिला
और सहयोग मिलते मिलते ही यहाँ तक कि इतना सहयोग मिल गया इन्हें, इन्होंने कुछ समय उपरांत जर्मनी में ही एक छोटी सी सेवा शुरू कर दी जिसका नाम था आजाद हिंद रेडियो सेवा। देखो कुछ लोग यही कंफ्यूजन रहते हैं कि हमें तो आजाद हिंद फौज, वो फौज नहीं, वो रेडियो सेवा है। और रेडियो से सेवा शुरू करी गई थी वो जर्मनी से शुरू करी गई थी, और जो इसका मुख्यालय बनाया गया था वो सिंगापुर में बनाया गया था, और बाद में इसे चेंज करके रंगून में स्थापित कर दिया गया था। और इसी रंगून से खड़े होकर यहीं पर इन्होंने अपने पहले संबोधन में गांधी जी को राष्ट्रपिता कहकर पुकारा था। तो पेपर में लगभग 10-12 बार तो क्वेश्चन मैंने भी आता देखा है कि बताइए गांधी जी को प्रथम बार राष्ट्रपिता किसने कह के पुकारा था। तो ये तो जानकारी सभी ने है कि सुभाष चंद्र बोस जी ने पुकारा था। लेकिन कल क्वेश्चन अगर थोड़ा सा डीपली पूछ लिया, ये पूछ लिया कि बताइए कहां से कह के पुकारा, तब दिक्कत हो जाएगी। दिक्कत क्या है, तब इसका आंसर कुछ लोग सिंगापुर भी देते थे, जबकि वास्तविकता है सिंगापुर इसका एक हेड ऑफिस नहीं था। सिंगापुर ये था कि हाँ ये मैं कह सकता हूँ कि प्रथम ऑफिस था, लेकिन जो इनका परमानेंट ऑफिस था वो था इनका रंगून में। रंगून आपको बताइए किस लिए फेमस है, यहाँ तक कि आपको ये भी पता होगा जो अंतिम मुगल बादशाह थे बहादुर शाह जफर, जिन्हें अंग्रेजों ने पकड़कर बाद में कहाँ भेजा दिया था, रंगून। अब हमारी ये भी बात क्लियर होती है। अब ये 1942 में होता क्या है, जापान पहुंच जाते हैं, किसके सहयोग से, हिटलर के सहयोग से। यहां से यही क्वेश्चन आते हैं कि बताइए किसके सहयोग से पहुंचे, हिटलर के सहयोग से पहुंचे। पहुंचे कब, 1941 में पहुंचे। अब पहुंचने के बाद होता क्या है वो भी बिल्कुल एक लाइन टू लाइन याद कीजिए। अब जापान पहुंच जाते हैं, और जापान पहुंचने के बाद में सबसे पहले अब उधर दूसरी तरफ एक और काम हो जाता है। अब मैं यहीं पर थोड़ा सा जोड़ देता हूं, आजाद हिंद फौज। उससे पहले दो चीज और मैं आपको बता दूं, इन्होंने एक नारा दिया था, दो नारे तो 2-3 थे। पहला नारा दिल्ली चलो, और अगर आप में से छोटी कोई तैयारी कर रहे हैं, यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि दिल्ली चलो का नारा किसने दिया, आंसर देना है सुभाष चंद्र बोस। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछ लिया, अगर आप बड़े तैयारी कर रहे हैं, मान लो आप यूपीएससी का कोई एग्जाम प्रॉपर तैयार कर रहे हैं, और ये पूछ ले दिल्ली चलो नारा किसके लिए था, तो ये आजाद हिंद फौज के लिए था। आजाद हिंद फौज को इंडिकेशन दिया गया था कि दिल्ली चलो, हमें विजय प्राप्त करनी है अंग्रेजों से, हमें भारत को जीतना है किससे, अंग्रेजों से। तो इसलिए जो हमारी सेना चलेगी वो दिल्ली चलेगी। तो पहला नारा इनका जो फेमस था वो था दिल्ली चलो, दूसरा नारा था जय हिंद, और तीसरा नारा जो सबसे फेमस था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तुम मुझे यहां तक अगर आपको कोई दिक्कत हो, बिल्कुल एक कहानी के रूप में हमारी कहानी चलती आ रही है। जन्म हुआ कटक में, उसके बीच 1920 में आईसीएस की परीक्षा पास करी। 1920 से लेकर 39 तक ये कांग्रेस के सदस्य रहे। 38 में इन्होंने चुनाव लड़ा, 38 में ये अध्यक्ष बने। 39 में इसके बाद में होता गया, इन्होंने अध्यक्ष पद छोड़ दिया। गांधी जी का चेला हारा था, इसी बात से गांधी जी दुखी थे। चेले का नाम था पट्टाभी सीतारमैया। कई बार पूछ लेता कि बताइए गांधी जी का चेला वो कौन था, जिसके लिए गांधी जी ने खुद खड़ा होकर चुनाव प्रचार किया था, तो उनका नाम पट्टाभी सीतारमैया था। चेला हारा तो सुभाष चंद्र बोस जी बड़े दुखी हुए, क्योंकि गांधी जी परेशान थे। अध्यक्ष पद छोड़ा और एक संस्था बनाई छोटी सी, बिल्कुल कांग्रेस जैसी, नाम रखा फॉरवर्ड ब्लॉक, और 1939 से 40 तक उसमें काम किया। 40 में उधर 1939 में सेकंड वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। उसमें धुरी राष्ट्र के रूप में, या एक तरफ से जो दूसरी तरफ था वो जापान था। जापान और जर्मनी का जो सहयोग मांग रहे थे वो सुभाष चंद्र बोस जी मांग रहे थे। इस बात का पता ब्रिटिश साम्राज्य को लगा, और ब्रिटिश साम्राज्य ने इन्हें मारने का हुक्म दे दिया। तब ये भेष बदलकर जर्मनी पहुंचे, और जर्मनी से बाद में हिटलर के सहयोग से ये जापान पहुंच जाते हैं। जापान पहुंचने के बाद में इन्होंने 3 नारे दिए। पहले नारे का नाम दिल्ली चलो, दूसरे का नाम जय हिंद, और तीसरे का नाम तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसके बाद होता क्या है, मैं थोड़ा सा अब चलते हैं आजाद हिंद फौज की तरफ। या एक चीज और बता दूं मैं आपको साथ के साथ, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है। 23 दिसंबर 1943 को जापानी सेना ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को जीत लिया। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 75 साल पूरे हुए हैं और भारत सरकार ने इनके लिए कुछ काम किया है अभी इसी साल 2019 में ही। अब 2020 चल रहा है, एक साल पहले ही इनके लिए कुछ काम किया, वो बता दूं। 23 दिसंबर 1943 को ही जापानी सेना ने सुभाष चंद्र बोस जी को अंडमान निकोबार द्वीप समूह जीत कर दे दिया कि ये आपका हो गया। तब इन्होंने अंडमान को अंडमान निकोबार दोनों द्वीपों पर भारत का प्रथम संयुक्त मुक्त प्रधानमंत्री के रूप में, आपसे पूछ सकता है कि भारत के प्रथम संयुक्त मुक्त प्रधानमंत्री कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। और इन्होंने संयुक्त मुक्त प्रधानमंत्री के रूप में हुआ क्या था,
कि इन्होंने प्रथम बार भारतीय तिरंगे को फहराया था। तो क्वेश्चन यही पूछा गया है कई बार कि बताइए भारतीय तिरंगे को ऐसे कौन व्यक्ति थे जो संयुक्त मुक्त प्रधानमंत्री थे? वो थे आपके सुभाष चंद्र बोस। और ये सुभाष चंद्र बोस कहां पर फहराया था इन्होंने? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह फहराया था। टॉपिक अब हमारा जो है वो है आजादी की फौज 1942। तो कभी भी गलती से अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए आजादी की फौज की स्थापना किसने करी है, तब आंसर सुभाष चंद्र बोस मत देते ना। मैं आज आपको थोड़ा सा पीछे लेके चलता हूँ। सन 1907 में जिस समय कांग्रेस का विभाजन हुआ था तब उसकी अध्यक्षता करी थी रास बिहारी बोस ने। और 1907 से लेकर 1942 तक सुभाष चंद्र बोस जी कहाँ रहे, इस बारे में कोई चर्चा हमें नहीं मिलती है। 1942 में हुआ क्या? अब छोटा सा एक संगठन बनेगा, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ, फिर आजादी की फौज में पहुंचेंगे। दक्षिण पूर्व एशिया में जितने भी भारतीय लोग रहते थे उन सभी मिलकर एक सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन की अध्यक्षता करी रास बिहारी बोस ने। जब अध्यक्षता रास बिहारी बोस जी ने की यहाँ पर, और यहीं पर एक छोटी संस्था थी जिसका नाम था इंडिया इंडिपेंडेंट लीग, और इसी लीग में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसके तहत आजाद हिंद फौज की स्थापना की। आप निकलेगा यहाँ से आजाद हिंद फौज। गलती से अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि बताइए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी, तो डायरेक्ट रास बिहारी का आंसर मत देना। हाँ, ये जरूरी आप कह सकते हैं कि इंडियन इंडिपेंडेंट लीग के प्रस्ताव के द्वारा 1942 में आजाद हिंद फौज की स्थापना की। अब आजाद हिंद फौज की स्थापना के लिए सबसे ज्यादा जो सहयोग रहा वो जापान के सैनिकों का रहा। तो जापानी एक मेजर थे जिनका नाम था फुजियारा। जापान में एक मेजर थे, जापानी मेजर जिनका नाम था फुजियारा। इन फुजियारा जी ने सहयोग किया कैप्टन मोहन सिंह को, और तब जाकर बनी 1942 में आजाद हिंद फौज। अब कभी गलती मत करना। अगर क्वेश्चन आपसे ये पूछ ले कि बताइए आजाद हिंद फौज की स्थापना किसने करी, तब आंसर आप कैप्टन मोहन सिंह दे सकते हैं, आंसर 1942 दे सकते हैं, किस मेजर के सहयोग से की फुजियारा आंसर दे सकते हैं। ये ध्यान रखना, आज तक पूछा नहीं गया कि किस जापानी मेजर के सहयोग से की थी, तो उनका नाम था फुजियारा। और भारतीय व्यक्ति जिनका नाम था कैप्टन मोहन सिंह। सन 1943 में, अब सन 1943 में होता क्या है, आजाद हिंद फौज को पूर्णतः सुभाष चंद्र बोस जी को दे दिया जाता है। सुभाष चंद्र बोस जी के हाथों में सौंप दी जाती है आजाद हिंद फौज की कमान। कब? 1943 में। इसका मतलब अब ये हुआ कि अब यहाँ पर 1943 से पहले जो कमान थी वो कैप्टन मोहन सिंह के हाथ में थी, और 1943 के बाद में जो आ गई वो आ गई सुभाष चंद्र बोस जी के हाथ। ये आप भी जानते होंगे, मुझे भी जानकारी है, और सबने आपको बताया होगा कि जापान पर 2 परमाणु बम गिरे थे, एक 6 अगस्त को गिरा था और एक 9 अगस्त को गिरा था 1945 में। जापानी सेना सहयोग कर रही है किसका? भारतीय लोगों का, भारतीय सैनिकों का। अब इनका उद्देश्य ये था, सुभाष चंद्र बोस ने एक नारा दिया था, नारा था दिल्ली चलो, यानी कि हमें भारत से अंग्रेजों को भगाना है। तो इन्होंने भारत के पूर्व की तरफ से लेकर अगर देखा जाए तो ये हमारे भारत की स्थिति है, भारत के पूर्व की तरफ से इन्होंने आक्रमण करना शुरू कर दिया। 1942 में इन्होंने आक्रमण किया, माफी चाहूंगा 1944 में आक्रमण किया और लगभग इम्फाल तक का हिस्सा जीत लिया। अभी ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। एक पेपर अभी यूपी पुलिस का हुआ था, क्वेश्चन यही पूछा गया कि बताइए भारतीय सेना या आजाद हिंद फौज की सेना ने भारत का कहां तक का हिस्सा जीत लिया था, तो आंसर ध्यान रखना, इम्फाल तक का हिस्सा जीत लिया था। ये क्वेश्चन बहुत इंपोर्टेंट है। अब इधर जापानी सेना पीछे हटने लगी द्वितीय विश्व युद्ध के हार के बाद। जब जापानी सेना पीछे हटने लगी तब अंग्रेज प्रभावी हो गए भारतीय सेना पर। भारतीय सेना आजाद हिंद फौज और भारतीय सेना को भी पीछे हटना पड़ा। लेकिन इस पीछे हटते हटते भारत के 3 कैप्टन यानी कि 3 कैप्टन पकड़ लिए गए, जिनमें पहले का नाम था प्रेम सहगल, दूसरे का नाम था यानी कैप्टन प्रेम सहगल, दूसरे का नाम था कैप्टन शाहनवाज और तीसरे का नाम था कैप्टन ढिल्लन। इन तीनों को पकड़ लिया गया और पकड़ने के बाद में इन तीनों पर लाल किले का मुकदमा चलाया गया।
जो कि बहुत ज्यादा फेमस मुकदमा हुआ था, लाल किले का मुकदमा। ये क्वेश्चन मैंने एक बार नहीं पेपर में कम से कम 10 बार आता देखा है कि बताइए लाल किले का मुकदमा किस पे चला। तो 3 व्यक्ति थे जिनमें पहले का नाम कैप्टन सहगल, दूसरे का नाम शाहनवाज और तीसरे का नाम कैप्टन ढिल्लन। इन तीनों पर ही मुकदमा चला, लाल किले का मुकदमा। 1945 में इन्हें छुड़ाने के लिए तो वकील भारत की तरफ से खड़े होते हैं, जिन वकीलों के मुखिया थे भूलाभाई देसाई। भूलाभाई देसाई वकीलों के मुखिया बनते हैं। वकील जो आपको मैं खास बता दूं, एक दो वकील का नाम जैसे कि तेज बहादुर सप्रू, जैसे कि दूसरे का नाम पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन सब के ऊपर जो थे वो भूलाभाई देसाई थे। और लाल किले के इस मुकदमे में इन वकीलों ने विजय प्राप्त करी और इन तीनों ही कैप्टनों को छोड़ दिया गया। ये आपका आजादी हिंद फौज का इतिहास था। तीसरी बात मैं आपको और बताना चाहूंगा, आपसे क्वेश्चन एक और ये पूछ सकता है कि बताइए 1945 में ऐसे कौन एक व्यक्ति थे जिन्होंने इन तीनों व्यक्ति का केस लड़ने के लिए मना कर दिया था। तो ध्यान रखना, सी राजगोपालाचारी। सी राजगोपालाचारी ने यह कहा था कि मैं कैदियों का केस लड़ने में इंटरेस्टेड नहीं हूं। यानी कि भारतीय एक व्यक्ति जिन्होंने सी राजगोपालाचारी जी ने इन तीनों का केस लड़ने से मना कर दिया था। उम्मीद करता हूं कि आज की जो क्लास मैंने आपको पढ़ाई है, टॉपिक हमारा था सुभाष चंद्र बोस और आजाद हिंद फौज। अगर कल क्वेश्चन पूछा जाता है यहां से तो उम्मीद करता हूं कि इससे फालतू आपसे नहीं पूछ सकता है। बाकी क्लास को एक बार लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।